हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो कंपनी है उनका वाइंडिंग अप कैसे होता है, उनका समापन कैसे होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वाइंडिंग अप होता क्या है, मतलब वाइंडिंग अप की जो मीनिंग है एक्चुअली वो है क्या। तो देखिए, वाइंडिंग अप is a process where the company ceases operations with the liquidation being the stage where the company assets are sold off। तो देखिए, वाइंडिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है कंपनी के ऑपरेशन को क्लोज करने की, कंपनी के बिजनेस को क्लोज करने की। ठीक है, और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कंपनी के सारे असेट्स को सोल्ड कर देते हैं और कंपनी की लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप क्या है, एक तरीके से कंपनी के क्लोजर की, कंपनी के ऑपरेशन को बंद करने की, कंपनी को एंड करने की प्रोसेस है। ठीक है, और उसके अंदर ही एक प्रोसेस होता है जिसे हम लिक्विडेशन कहते हैं। तो लिक्विडेशन प्रोसेस जो होता है वो कंपनी के वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद में होता है। ठीक है, और लिक्विडेशन में क्या करते हैं, कंपनी के असेट्स को सोल्ड करते हैं और उससे जो भी अमाउंट आती है उससे हम क्या करते हैं, कंपनी के डेब्ट्स का पेड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये वो इसकी मीनिंग है। अब इसमें देखिए, दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो वाइंडिंग अप देखने को मिल रहा है और एक लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन दोनों को एक सिमिलर फॉर्मेट में या सिमिलर मीनिंग में ले लिया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी का क्लोजर, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशन को बंद कर देना। ठीक है, और जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि कंपनी के वाइंडिंग अप के दौरान होता है, कि लिक्विडेशन में कंपनी के असेट्स को बेच दिया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के असेट्स को बेचना क्या कहलाता है, कंपनी के असेट्स को बेचना और उस अमाउंट से लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना कहलाता है लिक्विडेशन। जबकि कंपनी के ऑपरेशन को क्लोज कर देना, कंपनी के बिजनेस को क्लोज कर देना, वो चीज़ कहलाती है वाइंडिंग अप। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इनकी डिटेल लिटरली मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस, कौन सी, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बिजनेस ऑफ कंपनी इज़ क्लोज। तो ये वो प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, कंपनी के बिजनेस को क्लोज किया जाता है। ठीक है, कंपनी के बिजनेस को बंद करने की जो प्रोसेस है वो वाइंडिंग अप कहलाती है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपनी का निस्तारण। ठीक है, और इसके बाद में लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन या फिर कंपनी के संपत्तियों का निस्तारण। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कंपनीज असेट्स आर कलेक्टेड एंड सोल्ड इन द ऑर्डर टू पे इट्स डेट्स। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी के असेट्स को बेच दिया जाता है और उनके डेब्ट्स का पेमेंट किया जाता है। इफ़ एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट टू डेब्ट्स, इट इज़ द डिवाइडेड बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई अमाउंट बचती है, असेट्स को बेचने के बाद हमने सारे डेब्ट्स का पेमेंट कर दिया, उसके बाद कोई अमाउंट लेफ्ट रहती है, कोई बचती है, तो उसको हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर के बीच में बांट देंगे। ठीक है, तो अब पता चल गया कि कंपनी का समापन और निस्तारण क्या होता है। ठीक है, तो कंपनी का समापन होता है कंपनी का बिजनेस बंद हो जाना। ठीक है, और उसका जो निस्तारण है वो कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उनके दायित्वों का भुगतान करके किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे हो सकता है, कि एक कंपनी का समापन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका अपने मेंबर से क्या होता है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके अपने मेंबर से अलग ही अस्तित्व होता है। तो कंपनी का जो समापन है, कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, वो उसके मेंबर्स बिना कोई लीगल प्रोसीजर के नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, वो दो तरीके से ही हो सकता है। पहला तरीका ये है कंपलसरी वाइंडिंग अप, जो कि जिसे हम दूसरे नाम से जान सकते हैं वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि इस कंपनी को क्या करना है, बंद करना है, तो इस कंपनी को बंद किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब कि सारे मेंबर्स ने मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया है कि अब इस कंपनी को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, सारे मेंबर्स ने, सारे क्रेडिटर्स ने, सब ने जनरल मीटिंग में ये कह दिया कि हम इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, या इस कंपनी का टाइम पीरियड अब ओवर हो चुका है, तो उसे बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कंपनी के समापन के। अब पहला तरीका देखिए, हम डिटेल में देखते हैं, कंपलसरी वाइंडिंग अप या फिर ट्रिब्यूनल
के ऑर्डर के थ्रू वाइंडिंग अप। तो इसके क्या क्या सरकमटेंस है कि ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है कि ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देना पड़ता है कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला तो ये हो सकता है कि अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने डेब्ट्स का पेमेंट करने में क्या हो जाती है, अनेबल हो जाती है ड्यू टू अनसफिशिएंट असेट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के डेब्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं और कंपनी को पेमेंट करने के लिए असेट्स में कमी हो जाती है। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में कंपनी अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में उस कंपनी को बंद करने की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सेकंड है बाय द पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है मीटिंग में कि अब इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा, तो फिर ट्रिब्यूनल से ऑर्डर निकलवाया जा सकता है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन किसके लिए पास किया गया हो, ट्रिब्यूनल के थ्रू इस कंपनी को बंद करवाने के लिए, तो हम इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। फिर थर्ड देखिए क्या है, इफ़ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई ये कंपनी जो है वो किसी संप्रभुता या एकता के खिलाफ काम कर रही है, इंडिया की जो संप्रभुता है या एकता है उसको भंग करने का काम कर रही है, तो फिर क्या करेंगे, इस कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे और कौन कौन सी कंडीशंस है। फिर देखिए नेक्स्ट है फेल टू सबमिट एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स नहीं भर पाती है। एनुअल रिटर्न्स किसके, इनकम टैक्स के। तो कई बार होता है कि कंपनी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं भर पा रही है और कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं किए हैं लास्ट 5 ईयर्स से, तो फिर उस कंपनी को ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, वाइंडिंग अप कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए फ्रॉडलेंट मैनर। अगर कंपनी का कोई ऐसा है जिसमें कोई फ्रॉड हो गया है या फ्रॉड वाला मैटर है, तो फिर उस कंपनी को बंद करने की कंडीशन की आ सकती है या फिर ट्रिब्यूनल उसके लिए ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज़ फॉर द एनी अनलॉफुल पर्पस। अगर कोई दूसरा अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी का फॉर्मेशन किया गया है तो उस कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं बाय ट्रिब्यूनल। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से क्या कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब ऐच्छिक समापन, ठीक है। ऐच्छिक समापन मतलब सदस्य जो है कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने अगर डिसाइड कर दिया है कि अब इस कंपनी को क्या करना है, बंद करना है, तो वो लोग इस कंपनी को बंद करने की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो देखिए वो कंडीशन क्या होगी, वॉलेंट्री जो वाइंडिंग अप है जो है वो पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है वॉलेंट्री फाउंडेशन की जब क्या हो, कंपनी के पास क्या हो, प्रॉपर डेब्ट्स क्लियर करने के लिए असेट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द कंपनी इज़ सॉल्वेंट। जब कंपनी क्या हो, शोधनीय हो, कंपनी के पास इतनी क्षमता हो कि कंपनी क्या कर सके, अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर सके, तभी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जा सकता है। एंड इट इज़ एबल टू पे इट्स डेब्ट इन फुल, और कंपनी अपने डेब्ट्स का, अपने लाइबिलिटीज़ का फुली पेमेंट कर सकती हो, तभी क्या किया जा सकता है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जा सकता है। एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप डन बाय, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कैसे किया जा सकता है, बाय द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं साधारण प्रस्ताव द्वारा, हिंदी में कहा जाता है कि साधारण प्रस्ताव पारित करके। एंड सेकेंड है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो कंपनी के जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि उसमें वो लोग तय कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। अब उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कंपनी का टाइम पीरियड ओवर हो चुका हो, कंपनी जो है उसका जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, उसमें ऐसी कंडीशन हो कि कंपनी को अपनी इच्छा से कभी भी बंद किया जा सकता है, या फिर कंपनी के पास अभी कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है करंटली, तो फिर उस समय उस कंपनी को बंद करने के चांसेस हो सकते हैं वॉलेंट्री बेसिस पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो होगा ना वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वो तभी हो पाएगा वेयर द 2/3 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द opinion that it is in the interest of all parties that the company be wound up by voluntary, then only the company can be wound up
वॉलेंट्री अदरवाइज नॉट। तो ये देखिए कि अगर कंपनी के जितने भी क्रेडिटर है उसका 2/3 पार्ट अगर एग्री हो जाता है ये कहने के लिए कि चलो कंपनी का अगर दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड है तो कंपनी को वॉलेंट्री क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप कर सकते हैं, तभी कंपनी का वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 2/3 वैल्यू के जो क्रेडिटर्स है अगर वो क्या उनका ओपिनियन क्या हो जाता है कि अगर दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड है किस चीज़ के लिए, कंपनी के वॉलेंट्री वाउंडिंग अप के लिए, तो क्या कर सकते हैं, कंपनी का वॉलेंट्री वाउंडिंग अप कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जा सकता है। अब देखते हैं हम एक चीज़ पढ़ते हैं कंट्रीब्यूटरीज के बारे में, क्योंकि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा एक नाम हमारे सामने आएगा कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है, कंट्रीब्यूटरीज होता क्या है, ये जब भी वाइंडिंग अप होता है तब कंट्रीब्यूटरीज का नाम हमें सुनने को मिल सकता है। तो देखिए, कंट्रीब्यूटरी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी in the event of its being wound up and includes the shareholder which are fully paid। तो देखिए, कंट्रीब्यूटरीज जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के असेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे जब भी कंपनी का क्या होगा, वाइंडिंग अप प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के असेट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी कंपनी क्या होती है, समाप्त होती है या ख़त्म होती है। ठीक है, और इसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने अपने शेयर का फुली पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरीज मतलब कंपनी के मेंबर मतलब कंपनी के ओनर मतलब कंपनी के शेयर होल्डर। तो जब भी कंपनी क्या होगी, ख़त्म होगी, या जब भी कंपनी का फाउंडेशन होगा तो कंपनी के जो कंट्रीब्यूटरीज बनेंगे वो उसके मेंबर्स ही बनेंगे, और वो लोग होंगे जिन्होंने अपने शेयर का फुली पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर फुली पेमेंट वाले लोग भी आते हैं। एंड इट इज़ टू बी सीन दैट एज सुन एज द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी स्टार्ट्स द मेंबर बिकेम कॉन्ट्रीब्यूटरी, द होल्डर ऑफ पार्शली पेड अप शेयर इज ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये बात है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं वो कंपनी के वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के असेट्स में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर बाई चांस कंपनी के जो असेट्स हैं वो फुली पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो फिर उन कॉन्ट्रीब्यूटरीज से क्या करते हैं, अमाउंट मंगवाई जाती है। ठीक है, और फिर उन डेब्ट्स का पेमेंट किया जाता है। तो ये वो लोग होंगे जो कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस में क्या करेंगे, कंपनी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें फुली पेड शेयर वाला होल्डर भी आता है और पार्शली पेड अप शेयर वाला होल्डर भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और कौन कौन है। देखिए, एंड बिकॉज ही इज़ लाइबल टू पे अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। तो मैंने बताया था कि जो वो अनपेड पार्शली पेड अप शेयर का जो होल्डर होता है जिन्होंने अपने शेयर पर सिर्फ पार्शली पेमेंट किया है तो वो होल्डर भी क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा। क्यों, क्योंकि उसने अपने शेयर के ऊपर अभी अनपेड अमाउंट का पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो जितनी शेयर की अमाउंट होगी उस अमाउंट तक वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। और कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो होते हैं ना वो अपने शेयर की अमाउंट तक ही क्या रहते हैं, लाइबल रहते हैं कंपनी के असेट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द फॉलोइंग पर्सन आर इंक्लूडेड एज द कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब कॉन्ट्रीब्यूटरीज में देखिए दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो सकते हैं, प्रेजेंट मेंबर भी आ सकते हैं उसमें और पास्ट मेंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट मेंबर है वो कौन से प्रेजेंट मेंबर रहेंगे, देखिए प्रेजेंट मेंबर आर द मेंबर हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। तो जो प्रेजेंट मेंबर रहेंगे वो मेंबर रहेंगे जो वाइंडिंग अप प्रोसेस के समय कंपनी के रजिस्टर में जिनके नाम लिखे हुए थे। ठीक है, एंड प्रेजेंट मेंबर आर नोन एज अ लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, और इन्हें लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि जो कंपनी के प्रेजेंट मेंबर है मतलब कि जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, कौन से टाइम पे, जब वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का। ठीक है, जब कंपनी का समापन हो रहा है तो उस समय कंपनी के रजिस्टर में जिनका नाम लिखा हुआ है वो लोग क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट मेंबर कहलाएंगे। और इन्हें दूसरे नाम में ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लिस्ट ए में डाला गया है क्योंकि जब भी वाइंडिंग अप होगी कंपनी तो सबसे पहला जो लाइबिलिटी बनेगी वो प्रेजेंट मेंबर की बनेगी। फिर चलते हैं पास्ट मेंबर। पास्ट मेंबर देखिए कौन कौन से होते हैं, द पर्सन हु आर cease to be member of the company within 1 year before the commencement of the winding up। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिन्होंने कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस के स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर अपनी क्या कर दी है, मेंबरशिप छोड़ दी है। ठीक है, तो
वो लोग क्या कहलाएंगे, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज या फिर पास्ट मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो सपोजिवली कब हुआ, 1 अप्रैल 2020 को हुआ। तो 1 अप्रैल 2020 से जस्ट बिफोर 1 ईयर 1 अप्रैल 2019, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो मतलब मेंबर्स रहे थे वो मेंबर्स क्या कहलाएंगे, पास्ट मेंबर्स कहलाएंगे या फिर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। क्लियर। फिर चलते हैं हम एक और टर्म की तरफ। अब नाम आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखिए क्या होता है, वैन द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। अब ये लिक्विडेटर कौन होता है, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के असेट्स को सोल्ड ऑफ करता है और कंपनी के डेब्ट्स का पेमेंट करता है। ठीक है, कंपनी के असेट्स की जो भी अमाउंट रियलाइज होगी उसी अमाउंट से उसके डेब्ट्स का पेमेंट किया जाता है, तो वो पर्सन होता है लिक्विडेटर। तो वैन द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो डायरेक्टर है उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो लिक्विडेटर को बताए, क्योंकि लिक्विडेटर कंपनी का पर्सन है नहीं, तो उसको पता नहीं होता है कि कंपनी के पास कितने असेट्स है या कितनी लायबिलिटीज़ है। तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर लोग उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, किसकी, असेट्स और लायबिलिटीज़ की। ठीक है, एंड विच इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडेटर जब भी अपॉइंट होता है तो डायरेक्टर लोगों को क्या करना पड़ता है, उन्हें कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज़ को बताना पड़ता है। तो वो बताने के लिए उन्हें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है, लेकिन इसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया हुआ है। तो अभी हम वो फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है वो फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी एक परफेक्ट फॉर्मेट में बनता है जिसे हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका जो 2 पार्टीशन में बनेगा, ये पार्टीशन नंबर 1 बनेगा असेट्स के लिए और पार्टीशन नंबर 2 जो होगा, सेकेंड पार्ट जो होगा वो बनेगा लायबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो असेट्स के लिए बनेगा। उसके अंदर देखिए जो फर्स्ट हम लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लगा देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट, जो भी रहेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ऐसे असेट्स जो कि प्लेस नहीं है, मतलब कहीं पे गिरवी नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, या किसी क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए नहीं रखे हुए हैं, तो वो सारे असेट्स क्या कहलाएंगे, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, तो उन्हें ए लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। जैसे कौन कौन से, सपोजिवली कंपनी का बैंक अकाउंट, कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ट्रेड डेटर्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस, अनपेड कॉल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कहीं पे गिरवी नहीं रखी हुई है या कहीं मॉर्गेज में नहीं रखी हुई है या किसी क्रेडिटर की सिक्योरिटी में नहीं रखी हुई है। तो वो सारे असेट्स आप यहाँ पे लिखोगे और इन सब की क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। ठीक है, फिर हम देखिए क्या लिखेंगे, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो जो स्पेसिफिकली जो प्लेस रहेंगे, मतलब इनको स्पेशली प्लेस भी कह सकते हैं। तो ये जो असेट्स है वो स्पेशली जो प्लेस्ड है, मतलब जहाँ पे हमने उन्हें मॉर्गेज में रखा हुआ है कहीं पे, तो वो बी लिस्ट में आ जाएंगे। किस में आएंगे, बी लिस्ट में आ जाएंगे। और उसके लिए हमें एक थोड़ा सा छोटा सा अंदर ही टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबल देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पे हम नेम ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स कहीं पे मॉर्गेज में रखा हुआ है, प्लेस रखा हुआ है, उसका हम यहाँ पे नेम, जो भी 1-2 असेट्स जितने भी रहेंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू हम ये यहाँ पे लिखेंगे कि उस असेट से कितना अमाउंट हमें रियलाइज हो सकता है। ठीक है, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, और उसके लिए जितने क्रेडिटर क्या है, सिक्योर किए हुए हैं। जैसे सपोजिवली मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब मॉर्गेज में रखा हुआ है और उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 5 लाख है। ठीक है, अब उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ 3 लाख के हैं, तो मतलब वो 3 लाख के लिए मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी हुई है। तो इससे फिर मुझे देखो क्या होगा कि ये जो सिक्योर क्रेडिटर होंगे ना, वो इस प्रॉपर्टी से अपना पेमेंट कवर कर लेंगे। तो पीछे जो 2 लाख बचेगा वो 2 लाख कंपनी को मिलेगा, तो वो यहाँ पे सरप्लस में लिखा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स ज़्यादा होते हैं और असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कम होती है, तो वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो असेट्स हमने प्लेज में रखे हुए हैं या जो मॉर्गेज में रखे हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेम ऑफ असेट्स, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, और डेफिशिएंसी और सरप्लस, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। फिर इसके बाद सरप्लस अगर आएगा तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन लिखेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस, जो स्पेसिफिकली प्लेस असेट्स थे उससे जो सरप्लस रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी रहती है तो ऑब्वियसली बात है हमें नहीं लिखना है, सरप्लस होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ऊपर वाले जो असेट्स के टोटल है उसके साथ में हम ये टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये दोनों टोटल ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर वो जो टोटल रहेगी वो क्या होगी, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो मतलब ये जो दोनों असेट्स की टोटल है वो किसके लिए बची है, वो बची है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए। मतलब कि इन जो सारे असेट्स है, इन असेट्स की जो अमाउंट है उसको यूज़ करना है किसके लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लाइन लिखनी है, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर किसके लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिबेंचर होल्डर के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए, ठीक है। तो वो जो नॉट प्लेज वाले असेट्स थे वो और प्लेज से जो सरप्लस बचा है वो दोनों वो सब चीज़ें किस में यूज़ आ जाएगी, इन तीनों को पेमेंट करने में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या दे देंगे, समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। यहाँ पे हम ग्रॉस असेट्स की एक समरी दे देंगे, ठीक है। उस समरी में हम देखिए क्या लिखेंगे, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, जो प्लेज असेट्स थे उनकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू। और फिर अदर असेट्स जो रहेंगे उनकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों की टोटल क्या कहलाएगी, ग्रॉस असेट्स कहलाएगी, ठीक है। फिर ये ग्रॉस असेट्स की जो टोटल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये वाला तो पार्ट हो गया किसका, असेट्स का। अब इसी तरह एक पार्ट बनेगा किसका, लायबिलिटीज़ का, ठीक है। तो वो देखिए कैसे बनता है। तो ये पार्ट बनेगा लायबिलिटीज़ के लिए। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। कॉलम नंबर जो फर्स्ट रहेगा वो तो नेट वैल्यू के लिए रहेगा, जो वैल्यू का हमें पेमेंट करना है, और यहाँ पे ये ग्रॉस लायबिलिटी का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले जो लिखेंगे, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो जो अमाउंट अभी हमने निकाली थी उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, यहाँ पे ये देखिए एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल, ये वाली अमाउंट हमें यहाँ पे शो करनी है इस जगह पे, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी में उसे शो नहीं करना है। फिर चलते हैं, फिर हम सारी जो लायबिलिटीज़ है वो एक एक करके हम इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो कि स्पेसिफिकली प्लेज असेट से कवर हो चुके हैं, तो उन्हें यहाँ पे नहीं लिखना है बल्कि इस तरफ लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, लेस करना है सबसे पहले किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, जिन्हें लिस्ट सी में डाला गया है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की ग्रॉस लायबिलिटी इस तरफ और उसकी अमाउंट इस तरफ लिखनी है, ठीक है। फिर उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट हो गया तो एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर एंड सिक्योर क्रेडिटर। तो फिर जो हमारे असेट्स का बैलेंस होगा वो किसके लिए बचेगा, सिर्फ डिबेंचर होल्डर और सिक्योर क्रेडिटर के लिए। तो फिर हम उसमें से डिबेंचर होल्डर की अमाउंट को माइनस कर देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। तो फिर हमारे जो असेट्स बचेंगे वो सिर्फ किसके लिए बचेंगे, सिक्योर क्रेडिटर के लिए, अगर बचते हैं तो, क्योंकि सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट माइनस कर रहे हैं असेट्स में से, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कई बार वो डेफिशिएंसी में भी आए। तो इसके लिए हमें लाइन लिखनी है, एस्टिमेटेड सरप्लस ऑब्लिक डेफिशिएंसी एज रिगार्ड द डिबेंचर होल्डर, ठीक है। फिर ये हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे लाइन, दोनों तरफ लिख देंगे उनकी अमाउंट। फिर हम लाइन लिखेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड क्रेडिटर बीइंग डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। फिर इसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे। फिर ग्रॉस असेट्स की अमाउंट यहाँ पे, ग्रॉस लायबिलिटी की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों की टोटल बाहर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों, ठीक है। अगर हमारे पास सरप्लस होता है तो ऑब्वियस सी बात है एक एक पेमेंट होता जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी में चलेगा, ठीक है, माइनस में चलेगा। फिर लास्ट में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस ऑब्लिक डेफिशिएंसी एज रिगार्ड द मेंबर लिस्ट एच, और लास्ट में ये जो भी फाइनल डेफिशिएंसी या सरप्लस रहेगा वो हमें यहाँ पे दोनों तरफ
लिखना है। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।